हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 7 में हैं और कोलाइडल स्टेट के लेक्चर नंबर 3 में कह सकते हैं। पहले दो लेक्चर्स मैंने कैटालिसिस पे एड्सॉर्प्शन पे पढ़ाए थे, दो लेक्चर उसके बाद के सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाए थे, सॉरी कैटालिसिस पे पढ़ाए थे, और दो लेक्चर मैं अब तक पढ़ा चुका हूं आपको जो कोलाइडल स्टेट्स के ऊपर थे। कोलाइडल स्टेट्स के ऊपर जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने कोलाइडल सोल कैसे बनाते हैं उनके प्रिपरेशन के मेथड्स बताए थे और प्यूरिफिकेशन बताया था। ये लेक्चर जो लेक्चर नंबर 7 है, यानी थर्ड लेक्चर है सरफेस केमिस्ट्री का कोलाइडल का, इस लेक्चर में मैं आपको है ना सिर्फ प्रॉपर्टीज पे बात करने जा रहा हूं कोलाइड्स की। ठीक है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कोलाइड्स की जो उनको कोलाइड्स को दूसरे से अलग करती है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मेरे ख्याल से मैं 10 से 15 प्रॉपर्टीज पे बातचीत करूंगा, जैसे हेट्रोजीनस कैरेक्टर, विजिबिलिटी, फिल्टरेबिलिटी, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, सेडिमेंटेशन पोटेंशियल, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसे कहते हैं, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल किसे कहते हैं, कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज का क्या नेचर होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, कोएगुलेशन ऑफ द सोल के बारे में बातचीत करूंगा, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स के बारे में बातचीत करूंगा, गोल्ड नंबर क्या है, पूरा ना प्रोटेक्टिंग वैल्यू क्या है, प्रोटेक्टिंग पावर क्या है। बहुत सारी बातें करनी है इस लेक्चर में और सिर्फ कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज के आधार के ऊपर बातचीत करनी है। तो लेक्चर नंबर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सोल, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सोल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सोल के ऊपर बातचीत करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट सबसे पहली प्रॉपर्टी है ना, हेट्रोजीनस नेचर, हेट्रोजीनस नेचर या हेट्रोजीनिटी। ध्यान रखिएगा, कोलाइडल सोल्स जो हैं वो हेट्रोजीनस कैरेक्टर के होते हैं, यानी इनमें दो फेज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो कोलाइडल अगर सोल है तो होमोजीनस नहीं होगा, ट्रू सॉल्यूशंस होमोजीनस होते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस जो होंगे, आपको याद होगा जब भी पार्टिकल साइज जो इसमें घुला हुआ है अगर वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है तो हम उसको ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, और ट्रू सॉल्यूशंस जो है वो होमोजीनस होते हैं, है ना, होमोजीनस होंगे क्योंकि इनका सिर्फ एक फेज एग्जिस्ट करेगा, फेज एक ही है। लेकिन अगर जो चीज घुली हुई है उसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, ठीक है, 1000 नैनोमीटर के बीच में है और होता है, तो हम इसको कोलाइडल सोल कहते हैं, कोलाइडल सोल कहते हैं। और याद रखिए ये हेट्रोजीनस होते हैं, दे आर हेट्रोजीनस इन नेचर। क्यों हेट्रोजीनस होते हैं? क्योंकि इनमें दो फेज एग्जिस्ट करता है, एक है ना डिस्पर्स्ड फेज जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सॉल्यूट कहते हैं, और दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम, है ना, डिस्पर्जन मीडियम होता है जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम सॉल्वेंट कह सकते हैं। ठीक है, इसको तुम कह सकते हो कि एक तरह से सॉल्यूट हो गया और ये क्या हो गया, है ना, सॉल्वेंट हो गया। इनको ये नाम दिया जाता है। एक्चुअली सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड जो है वो ट्रू सॉल्यूशन के लिए यूज होता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में जैसे जिसको घोलते हैं उसको सॉल्यूट कहते हैं, तो है ना कोलाइडल सोल में जिसे घोलते हैं उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। तो सीखा क्या? सीखा हमने, पहली प्रॉपर्टी सीखी, कोलाइडल सोल आर हेट्रोजीनस इन नेचर, इनका फेज एक से ज्यादा होता है ना, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, एक से ज्यादा फेज एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज विजिबिलिटी, दूसरी चीज है विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी की जहां तक बात है तो ध्यान रखिए, कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से विजिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, है ना, विजिबल होते हैं। नेकेड आईज से इनविजिबल होते हैं, दे आर इनविजिबल इन नेकेड आईज। ठीक है, नेकेड आईज से ये इनविजिबल होते, दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन अगर आप इसमें एक लाइट, एक कन्वर्जिंग बीम भेजिए, ठीक है, तो पाएंगे कि अगर कोई कोलाइडल पार्टिकल है इसके अंदर, ठीक है, अगर यहां पे कोई कोलाइडल पार्टिकल है तो होगा क्या, अगर एक कोलाइडल पार्टिकल है तो अगर आप इधर साइड से देखेंगे, ठीक है, साइड से देखेंगे तो उस आपको
है ना, लाइट स्कैटर होके आपकी आंख तक पहुंचेगी। ध्यान दीजिएगा कि ये पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जो भी लाइट इसके थ्रू गुजरती है, ठीक है, जो भी लाइट इसके थ्रू गुजरती है वो स्कैटर हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, और स्कैटर होकर जब आपकी आंख तक पहुंचती है तो वो आपको कोलाइडल पार्टिकल जो है, कोलाइडल पार्टिकल, ये कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल जो पार्टिकल है वो एक ब्राइट स्पॉट की तरह दिखाई पड़ता है, ब्राइट स्पॉट की तरह दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो मैंने ये भी बता दिया दूसरी प्रॉपर्टी की विजिबिलिटी का क्या चक्कर है। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे आप तब तो पार्टिकल मिल जाएंगे, नेकेड आइज से इनविजिबल है, लेकिन नेकेड आइज से तब विजिबल हो जाएंगे जब आप उनमें लाइट पास करेंगे। लाइट पास करने से जितने पार्टिकल्स डायरेक्ट कोलाइडल पार्टिकल लाइट के पाथ पे आएंगे वो लाइट को स्कैटर कर देंगे, और इक्का दुक्का रेज जो आपकी आंखों तक पहुंचेंगी वो आपको दिखाएंगे कि वो एक बिल्कुल ब्राइट स्पॉट की तरह दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, फिल्टरेबिलिटी। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी है फिल्टरेबिलिटी। अब फिल्टरेबिलिटी समझी जाए कि कहां से फिल्टर हो सकते हैं, कहां से नहीं हो सकते। तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो है, थर्ड प्रॉपर्टी फिल्टरेबिलिटी, फिल्टरेबिलिटी। अगर आप इनको फिल्टर करते हैं, ठीक है, तो दिमाग में इसको बिठा लीजिए, अगर आप फिल्टर करते हैं तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये फिल्टर हो जाते हैं, दे कैन बी फिल्टर, मतलब ये पास नहीं कर पाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया कोलाइडल पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, उनके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स चिपके होते हैं, तो एक बड़ा पार्टिकल होता है, ये खुद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेट होता है। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल खुद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है, और उसके ऊपर फिर चार्ज पार्टिकल्स चिपके होते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है। ये इतना बड़ा होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के छिद्र से या छेद से निकल नहीं पाता, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको फिल्टर कर सकता है। मैंने पिछले लेक्चर में रेफर कीजिएगा, मैंने अल्ट्रा फिल्टर पेपर के बारे में बताया था कि एक फिल्टर पेपर को आप लायोफिलिक सोल से, है ना, रगड़ दीजिए, उसको सुखा के, है ना, और फिर आप फॉर्मेल्डिहाइड के कोलाइडन में डाल दें उसे और फिर सुखा दें, तो उसके होल्स जो है वो छोटे हो जाते हैं, और उनको हम लोग अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहते हैं। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर से अगर आप अल्ट्रा फिल्टर पेपर लेंगे, फिल्टर पेपर, और उससे कोलाइडल पार्टिकल को पास करेंगे तो कोलाइडल पार्टिकल फिर फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, फिल्टर हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल फिल्टर पेपर अगर आप लेंगे, ठीक है, अगर आप नॉर्मल फिल्टर पेपर लेंगे, नॉर्मल फिल्टर पेपर लेंगे, तो याद रखिए नॉर्मल फिल्टर पेपर से में जो छेद है वो इतने बड़े होते हैं कि उनसे कोलाइडल पार्टिकल पास कर जाएंगे, है ना, दे विल पास थ्रू फिल्टर पेपर, दे विल पास थ्रू फिल्टर, है ना, पेपर। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी जो है फिल्टरेबिलिटी, इसकी भी बात हो गई। अब बात आती है चौथी प्रॉपर्टी की। चौथी प्रॉपर्टी क्या, तो चौथी प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझी जाए। फोर्थ प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिए, पहली बात तो आपने लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है ना, यानी पार्टिकल के नेचर पर नहीं डिपेंड करते, गिनती कितनी है, बस जितनी ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। गिनती पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना। डू नॉट डिपेंड ऑन दिस प्रॉपर्टी, डोंट, या दिस प्रॉपर्टी डजंट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का क्या नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करती। आपको याद होगा कई सारी प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिस्ट में आ जाएंगी, जैसे, है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या एलिवेशन ऑफ क्या, है ना, बॉइलिंग पॉइंट, या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना। पहली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चौथा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है,
अब ये जो चारों प्रॉपर्टीज है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। अगर आप ट्रू सॉल्यूशन लेते हैं, ये ट्रू सॉल्यूशन है, एक ट्रू सॉल्यूशन है। एक आप ले लीजिए कोलॉइड, ले लीजिए आपने कोलॉइड ले लिया, कोलॉइडल सोल है। और आप सस्पेंशन ले लीजिए। अब आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि पार्टिकल साइज क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज बहुत कम होगा, तो गिनती की पार्टिकल्स की संख्या काफी बढ़ जाएगी। कोलाइडल पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं तो संख्या में कम हो जाएंगे। सस्पेंशन पार्टिकल काफी बड़े होते हैं तो संख्या में और घट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कोई आदमी बिना जाने भी बस इतना जानता हो कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, उसके आधार पर बता सकता है कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ही बात चलेगी, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ही बात चलेगी, जो कि गिनती सबसे ज्यादा ट्रू सॉल्यूशन में होगी छोटा होने की वजह से, इसलिए ट्रू सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद कोलाइडल सोल की, और सबसे कम जो है वो सस्पेंशन की होती है। पांचवी प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल सोल एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, तो कोलाइडल सोल्स में ही पाई जाती है, तो कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, देखिए टिंडल इफेक्ट की खास बात, टिंडल इफेक्ट होता है कि जब भी आप एक कोलाइडल सोल ले लीजिए, ठीक है, ये कोलाइडल सोल है, कोलाइडल सोल है, और इसमें आप एक कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट भेजिए। ठीक है ना, एक कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट भेजिए। ठीक है, इसको अक्सर हम, ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट को ना टिंडल कोन भी कहते हैं, टिंडल कोन भी कहा जाता है। तो ये जो पार्टिकल होते हैं ना, कोलाइडल पार्टिकल्स, ये जस्ट इतने बड़े होते हैं कि ये लाइट को के इक्का दुक्का रेज को, क्या एकाध रेज को स्कैटर कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। तो होगा क्या, जब आप ऐसे देखेंगे इस तरफ से तो आपको लाइट का पाथ विजिबल होगा। ठीक है ना, लाइट का पाथ विजिबल क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही लाइट टकरा, देखिए कोई भी चीज विजिबल कब होती है, कोई भी चीज विजिबल तब होती है जब लाइट उससे टकराकर हमारी आंखों तक आए, हमारी आंखों में उसका इमेज बनता है। तो जब तक कोई चीज टकराकर आपकी आंखों तक लाइट जब तक किसी चीज से टकराकर आपकी आंखों तक नहीं पहुंचता है ना, आपको वो चीज नहीं दिखेगी। टिंडल इफेक्ट क्या है, हम अक्सर देखते हैं कि लाइट अगर हम पास करते हैं किसी भी कोलाइडल सोल से तो हमको उसका पाथ दिखाई पड़ता है। हर जगह जो भी कोलाइडल पार्टिकल होंगे वो थोड़ी बहुत लाइट को क्या कर रहे होंगे, है ना, लाइट को स्कैटर कर रहे होंगे। यहां का भी जो लाइट होगा वो भी हो सकता है स्कैटर होकर आपकी आंखों तक आ रहा है, तो आपको पूरा ये यहां से लेके यहां तक का क्या पाथ दिखाई पड़ेगा, पड़ेगा। लाइट का पाथ दिखाई पड़ना ये कोलाइडल पार्टिकल की ही खास बात है। क्यों, क्योंकि अगर पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन का होगा तो वो इतना छोटा होगा कि लाइट उससे अनइंटरप्टेड पास कर जाएगी, और अगर, है ना, अगर पार्टिकल सस्पेंशन का होगा तो वो इतना बड़ा होगा कि लाइट को पास नहीं करने देगा। तो यानी ये जो इफेक्ट है कि लाइट के पाथ विजिबल हो जाना, है ना, किसी सॉल्यूशन से पास करने पर, यह बताता है कि पक्का वो कोलाइडल सोल ही होगा। ठीक है, मैं समझाता हूं। अगर आप एक ट्रू सॉल्यूशन ले लें, अगर आप एक ट्रू सॉल्यूशन लेते हैं, ट्रू सॉल्यूशन लेते हैं, अगर आप एक कोलाइडल सोल लेते हैं, और अगर आप एक सस्पेंशन ले लेते हैं, ठीक है, यू टेक ए सस्पेंशन। अब होगा क्या, ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हो। अगर आप लाइट को इसमें से पास करने दीजिए, ठीक है ना, लाइट को इसमें से पास करने दीजिए, मान लीजिए बीम ऑफ लाइट है, मैं बीम की तरह इसे देख रहा हूं, ठीक है, बीम ऑफ लाइट है, तो आप पाएंगे क्या, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होंगे कि लाइट इसमें से सीधी पास कर जाएगी, कोई पार्टिकल लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। तो जब आप यहां से देखेंगे
आप ये मान लीजिए आपकी आंखें हैं, आप इधर से देखेंगे तो चूंकि कोई लाइट टकराकर आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रहा, इसलिए ट्रू सॉल्यूशन में पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। ठीक है, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, विजिबल नहीं होगा। कोलाइडल जोन में क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से, कोलाइडल पार्टिकल्स ठीक इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को थोड़ा बहुत इंटरप्ट करते हैं। ठीक है, यानी हो सकता है कि लाइट की एक बीम जो है ना वो ऐसे टकराकर आपकी आंखों तक पहुंच जाए, या हो सकता है कि है ना, हो सकता है कि अगली बीम ऑफ लाइट जो है वो इस पार्टिकल टकराकर आपकी आंखों तक पहुंच जाए। बहुत सारी बीम्स अनइंटरप्टेड पास कर जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का जरूर स्कैटर होकर आपकी आंखों तक आएंगी। तो आप कह सकते हैं कि कोलाइडल सोल में पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल, पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल, विजिबल होता है। जबकि सस्पेंशन की जहां तक बात है, ठीक है ना, सस्पेंशन की जहां तक बात है, ये फिगर सही नहीं है। सस्पेंशन में पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि लाइट उनमें जा ही नहीं पाएगी और रिफ्लेक्ट हो जाती है, उनसे टकराकर पार्टिकल्स से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो सस्पेंशन जो है बेसिकली मैंने पहले पढ़ाया भी था, ओपेक होते हैं, ओपेक होते हैं और उनमें से लाइट पास नहीं करती, लाइट डजंट पास थ्रू देम, पास थ्रू देम, इनमें से पास नहीं करती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो टिंडल इफेक्ट है, ये जो टिंडल इफेक्ट है, ये ट्रूली एक कोलाइडल सोल का की प्रॉपर्टी है। अगर आप किसी सोल को पहचानना चाहते हैं कि ये सब कोलाइडल सोल है कि सस्पेंशन है कि है ना क्या ट्रू सॉल्यूशन है, आप चुपचाप अंधेरे कमरे में उसमें से लाइट पास करिए, ऊपर से देखिए, अगर अंदर आपको लाइट का पाथ दिखता है कोलाइडल सोल है, अंदर लाइट का पाथ नहीं दिखता ट्रू सॉल्यूशन है, और अगर मतलब लाइट उसमें से पास ही नहीं कर पाती है किसी सॉल्यूशन में से, तो वो सस्पेंशन हो जाएगा। तो टिंडल इफेक्ट इज scattering of light by colloidal particles, colloidal particles द्वारा है ना लाइट को स्कैटर किया जाना है ना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। टिंडल इफेक्ट हमारी रियल लाइफ में भी बहुत जगह है ना दिखाई पड़ता है। ठीक है, बहुत जगह दिखाई पड़ता है। कहां कहां दिखाई पड़ता है ना, इन रियल लाइफ वी कैन सी टिंडल इफेक्ट। ठीक है, real life experiences of Tyndall effect। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, ठीक है, रियल लाइफ में आप कहां पे टिंडल इफेक्ट देखते हैं। पहली चीज जो हमारे स्काई है या हमारा समुद्र है, इसका कलर ऐसा क्यों है। देखिए, जो सूरज की किरण पृथ्वी पे आती है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, और वो कोलाइडल पार्टिकल्स इतने ऐसे शेप और साइज के हैं कि वो ब्लू लाइट स्कैटर करते हैं। मैं ध्यान देना है इस बात का कि टिंडल इफेक्ट में कौन सा वेवलेंथ स्कैटर होगा, ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल का साइज क्या है। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल का साइज क्या है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, कि इन टिंडल इफेक्ट इट डिपेंड्स ऑन size and nature of colloidal particle it depends on size and nature of colloidal particle, which wavelength it will scatter, which wavelength it will scatter। ठीक है ना, कौन सी वेवलेंथ वो स्कैटर करेगा है ना, ये इस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, कि कौन सा पार्टिकल जो है उसका साइज और नेचर कैसा है। ठीक है, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, और यही वजह है कि हमारा जो आसमान है ना, जो आकाश है वो ब्लू रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो पहली चीज क्या, द ब्लू कलर ऑफ sky is due to Tyndall effect।
यही आप देखिए, हमारा ओशन भी ब्लू दिखाई पड़ता है, कुछ जगहों पे ओशन हरा दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, कुछ ओशंस ब्लू दिखेंगे, कुछ ओशंस हरे दिखेंगे। तो उनमें जो बैक्टीरिया, जो एल्गी, जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स घुले हुए हैं, वो कौन सा पर्टिकुलर वेवलेंथ स्कैटर करते हैं, उससे उस समुद्र का कलर दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो द कलर ऑफ ओशन, द कलर ऑफ ओशन ऑल्सो डिपेंड्स, द कलर ऑफ ओशन ऑल्सो डिपेंड्स on the light scattered, ठीक है। तीसरी बात जो कॉमेट्स होते हैं, ठीक है। अगर एक कॉमेट है, कॉमेट एक पत्थर होता है जिससे, जो बहुत तेजी से सूरज के चक्कर लगाता है, ठीक है, बहुत ही एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो इससे ये जब भी सन की तरफ जाता है तो गर्मी से इसके जो आइस है वो पिघलती है और वेपर्स निकलना शुरू होता है, ठीक है। और ये जो वेपर्स हैं, ये अर्थ है मान लीजिए, ठीक है, अर्थ है। तो लाइट जब इनसे टकराती है, ठीक है, तो स्कैटर होती है, ठीक है ना, स्कैटर होती है। और ये स्कैटर्ड लाइट जब अर्थ पे पहुंचती है तो हमको इस कॉमेट का टेल दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगर ये लाइट स्कैटर नहीं होती और इससे पास कर जाती तो हमको ये कॉमेट का टेल नहीं दिखाई पड़ता। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में लाइट पास कर जाती है, हमको उसका पाथ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन चूंकि ये स्कैटरिंग होती है तो हमको इसका पाथ दिखाई पड़ता है। तो हम कह सकते हैं द टेल ऑफ कॉमेट, टेल ऑफ कॉमेट इज विजिबल ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। ऐसे ही है ना, सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा, कभी आप पिक्चर देख रहे हैं और पीछे मुड़ के आपने देखा होगा तो प्रोजेक्टर का पूरा पाथ दिखाई पड़ता है। तो वो भी इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि सिनेमा हॉल के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो, है ना, प्रोजेक्टर की लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ सिनेमा प्रोजेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा। तो आपने देखा कि पांचवी प्रॉपर्टी मैंने यहां पे बताई, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट लाइट की स्कैटरिंग में बेस्ड है और सिर्फ कोलाइडल सोल शो करते हैं। आइए सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन क्या होता है, इसको भी सीखा जाए, है ना। एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, है ना, उन्होंने क्या देखा कि अगर आप एक बीकर के अंदर उनसे गलती से एक परागकण या पॉलन ग्रेन गिर गया, ठीक है, एक पॉलन ग्रेन इसमें गिर गया, और उन्होंने देखा, जब उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, तो पाया कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये बिल्कुल जिगजैग मोशन करने लगता, जिधर मन करता उधर जाता रहता और बिल्कुल जिगजैग मोशन करने लगता है। और ये मोशन जो है रुकता नहीं है, महीनों तक, सालों तक जो है इसी तरह से चलता रहता है, ठीक है, जिगजैग मोशन करता है। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात है, तो इस मोशन को उनके नाम पर क्या कहा जाता है, ब्राउनियन मोशन कहा जाता है, ठीक है, इट्स कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन में, मोशन भी कहीं ना कहीं कोलाइडल पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। इसलिए प्रॉपर्टी है क्योंकि अगर बहुत, अच्छा हो क्या रहा है यहाँ पे, जो कोलाइडल, ये जो पॉलन ग्रेन है ये कोलाइडल पार्टिकल के डायमेंशन में है, ठीक है, ना बहुत छोटा है ना बहुत ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल की तरह बहुत छोटा भी नहीं है, और क्या सस्पेंशन के पार्टिकल की तरह बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है, बीच का है। ये इतना बड़ा सटीक, इतना सटीक बड़ा है कि इससे अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, तो बेतरतीब तरीके से टकराने की वजह से ये रैंडम मोशन करना शुरू करता है। अगर ये बहुत भारी होगा तो पार्टिकल्स इससे टकराएंगे पर इसके मोमेंटम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और बहुत हल्का होगा तो भी ब्राउनियन मोशन होता होगा, लेकिन वो हम देख नहीं पाते क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल ही हम देख पाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल देख नहीं सकते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो विजिबल ब्राउनियन मोशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल ही शो करते हैं, ठीक है। तो ब्राउनियन मोशन इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ, है ना, रैंडम मूवमेंट या जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन अ सोल, इन अ कोलाइडल सोल, ठीक है,
कोलाइडल सोल। किसी भी कोलाइडल सोल में जो पार्टिकल जिगजैग मोशन करते हैं हम इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ब्राउनियन मोशन जो है वो टिपिकली मैं कह दूं कि ब्राउनियन मोशन इज प्रॉपर्टी शोन बाय या एग्जिबिटेड बाय कोलॉइड्स, ठीक है, इज एग्जिबिटेड बाय ओनली कोलॉइड्स, ठीक है। कोलॉइड्स जो है सिर्फ ये शो करते हैं। ब्राउनियन मोशन जो है ना वो किन बातों पर डिपेंड करता है ये भी हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो अभी हम लोगों ने देखा ही, क्या सबसे पहली चीज जो अफेक्ट करती है वो है पार्टिकल साइज, ठीक है। पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज, पार्टिकल अगर बहुत छोटा है तो ब्राउनियन मोशन दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हमें नेकेड आइज या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं होता। बहुत बड़ा होगा तो उसके ऊपर डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स के टकराने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ले दे के कोलाइडल पार्टिकल है जो विजिबल भी होगा और ब्राउनियन मोशन का अफेक्ट भी होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो एक तो पार्टिकल साइज पे ब्राउनियन मोशन डिपेंड करता है, और बीच का पार्टिकल साइज होना चाहिए, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा हो, बीच का हो, जिसपे डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स टकराएं तो असर दिखे, है ना, वो पार्टिकल साइज जो है ब्राउनियन मोशन एग्जिबिट करे। दूसरी चीज क्या है, टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, है ना, डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है और तेजी से वो टकराते हैं कोलाइडल पार्टिकल से, और कोलाइडल पार्टिकल जो है जिगजैग मोशन तेज कर देता है। यानी मैं कह सकता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल इंक्रीजेस। इस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने पे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल इंक्रीजेस, और इस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने से, है ना, कोलिजन जो है बिकम्स मोर इफेक्टिव, और ज्यादा तगड़े तरीके से लोग टकराने लगते हैं, और इससे ब्राउनियन मोशन जो है, ब्राउनियन मोशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं सारांश क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, है ना, ब्राउनियन मोशन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, ब्राउनियन मोशन बढ़ जाएगा, ठीक है। ये दिस इज समथिंग व्हिच यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो ब्राउनियन मोशन को अफेक्ट करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्राउनियन मोशन इतना कंसिस्टेंट होता है कि कई महीनों तक या कई बार कई सालों तक ब्राउनियन मोशन होता रहता है, ठीक है ना। पार्टिकल जो है लगातार जो है उछल कूद मचाते रहता है सॉल्यूशन के अंदर, कोलाइडल पार्टिकल कभी भी वो सेटल नहीं करता, रुकता नहीं है। ये बात दिखाती है कि डिस्पर्शन मीडियम की काइनेटिक एनर्जी जो है ना, डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत इफेक्टिव, ठीक है। तो तीसरी बात क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो फैक्टर तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नोटेबल बात है क्या कि ब्राउनियन मोशन लगातार कई महीनों तक या, है ना, कई सालों तक भी होता रहता है ना। आप इसको याद रखेंगे, ब्राउनियन मोशन रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स, ठीक है, कई सालों तक जो है ऐसा ही रहता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या, इससे हमें ब्राउनियन मोशन की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हमें पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपको पता हो। तो ब्राउनियन मोशन की सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक पुख्ता सबूत है इस बात का कि डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, यानी जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, वो उनकी एक काइनेटिक एनर्जी होती है और वो रैंडम मोशन करते हैं। अगर वो रैंडम मोशन ना करते तो ये कोलाइडल पार्टिकल भी रैंडम मोशन नहीं करता। मान लीजिए सारे डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल एक ही तरफ मूव करते तो कोलाइडल पार्टिकल को भी उसी तरफ ले जाते। कोलाइडल पार्टिकल का, है ना, जिगजैग मोशन करना इस बात का सबूत है कि जो हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, यानी डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स हैं, वो ना सिर्फ अच्छी ठीक ठाक काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं बल्कि उनका भी मोशन क्या होता है, रैंडम होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, पहली चीज, फ्रॉम ब्राउनियन
Brownian motion, we come to know that dispersion medium particles have kinetic energy and they do a random motion. और दूसरी और आखिरी बात, क्या दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है ब्राउनियन मोशन की? तो ब्राउनियन मोशन की लास्ट इंपॉर्टेंस ये है कि यही वजह है कि कोलाइडल पार्टिकल्स कभी भी कोलाइडल सोल्स सेटल नहीं करते। ठीक है, सस्पेंशन क्या होता है? बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनपे डिस्पर्शन मीडियम में टकराने का कोई फर्क नहीं पड़ता, देर सवेर ग्रेविटी हावी होती है और धीरे धीरे वो लोग क्या कर जाते हैं, सेटल कर जाते हैं। लेकिन कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो कभी सेटल नहीं करते। आपका कप सिरप आप रखे रहिए, सालों रखे रहिए, वो कभी सेटल नहीं करता, क्योंकि कप सिरप के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो ब्राउनियन मोशन ऑफ डिस्पर्शन मीडियम के वजह से कभी सेटल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोलाइडल पार्टिकल सेटल ना हो, यानी स्टेबल बने रहे, इसके लिए ब्राउनियन मोशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है ना? तो ब्राउनियन मोशन is responsible for stability of colloids. तो यहां हम लोगों ने है ना सिक्स्थ प्रॉपर्टी भी देख ली। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी भी देख ली, ब्राउनियन मोशन जो है हम लोगों ने सिक्स प्रॉपर्टी यहां पे देखा। तो अब तक हम लोगों ने 5-6 प्रॉपर्टीज देखी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हेटेरोजेनस नेचर, ठीक है ना, और ब्राउनियन मोशन हो गया। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है? सातवीं प्रॉपर्टी है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस देखते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस को आप क्लासिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्लासिफाई करते हैं। तो सेवेंथ है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, सेवेंथ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक चीज का याद रखिएगा कि ये हमेशा लायोफोबिक सोल शो करेंगे, यानी जो पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड्स हैं या जो नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स हैं वही ये प्रॉपर्टी शो करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज exhibited by lyophobic souls only, that is positively charged soul or negatively charged soul। ठीक है, तो यही दो लोग ही शो कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज सोल या नेगेटिवली चार्ज सोल लोग शो करेंगे। होता क्या है, मान लीजिए एक YouTube ले लीजिए, और इसमें एक कोलाइडल सोल भर दीजिए। ठीक है, कोलाइडल सोल आपने भर दिया और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दीजिए। मान लीजिए ये ऐसे है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब कई बातें हो सकती हैं, इसमें एक आप कोलाइडल सोल भर दीजिए। ठीक है, आपने कोलाइडल सोल में इस इलेक्ट्रोड को डाल दिया है, और क्या होना चाहिए देखा जाए। होगा क्या? मान लीजिए ये एक नेगेटिवली चार्ज सोल है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है। तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज सोल है तो होगा क्या, इसके डिस्पर्स्ड जो फेज है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, और डिस्पर्शन मीडियम पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। जैसे आप इसका स्विच ऑन करेंगे, ये सारे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट शुरू कर देंगे, ये इस तरफ मूव करना शुरू करेंगे और आते जाएंगे और धीरे धीरे इस इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज कर जाएंगे। याद रखिए, इलेक्ट्रोड पर जाकर कोई भी चार्ज पार्टिकल अपना चार्ज लूज कर देता है। अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर रखकर न्यूट्रल हो जाएगा, और अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर, जो यहां पे
इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है, वो इस सर्किट के थ्रू इधर आ जाता है। अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल होगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर वो भी न्यूट्रलाइज कर जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस इज बेसिकली यही फेनोमेना है कि आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स आप डाल दीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स आप डाल दीजिए तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स, ये डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स डिस्चार्ज करने लगते हैं इलेक्ट्रोड पर जाकर, और इलेक्ट्रोड पर जाकर जब डिस्चार्ज आते हैं तो इनके बीच का रिपल्शन खत्म हो जाता है। ध्यान रखिए, इनके बीच रिपल्शन की वजह से ही ये आपस में मिलते नहीं थे, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज करेंगे ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल लोग आपस में क्या करने लगेंगे? जुड़ने लगेंगे, और कोलाइडल साइज जो है वो क्या होने लगेगा? बड़ा। कोलाइडल पार्टिकल का साइज जो है वो बड़ा होने लगेगा, और धीरे धीरे बड़ा होने की वजह से वो सस्पेंशन वाले डायमेंशन में चले जाएंगे, और धीरे धीरे क्या कर जाएंगे? सेटल कर जाएंगे। ठीक है ना? मैं फिर से समझाऊं, पार्टिकल्स डिस्चार्ज होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, वॉन्डरवॉल फोर्स से चिपकने लगेंगे, साइज ग्रो करेगा, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होते ही सस्पेंशन डायमेंशन में चले जाएंगे और कोएगुलेट करने लगते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का एंड क्या होता है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के एंड में कोलाइडल सोल जो है वो क्या कर जाता है? कोएगुलेट कर जाता है, सारे पार्टिकल्स जो है वो जम जाते हैं, नीचे जाकर सेटल कर जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस लीड्स टू कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, या कोलाइडल सोल जो है वो इनके साथ कोएगुलेट कर जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस होता कितने तरह का है? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ना, को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप कैथोड पर जाकर डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उस इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम लोग कैटाफोरेसिस कहते हैं, और अगर आप एनोड पर जाकर डिस्चार्ज होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? एनाफोरेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कैटाफोरेसिस का मतलब होता है कैथोड पर जाकर डिस्चार्ज होना। अच्छा, आप जानते हैं कि ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में है ना नेगेटिव जो होता है वो कैथोड होता है, और गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एनोड होता है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसा है, आप बाहर बैटरी आपने लगाई है तो पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो अगर ये एक इलेक्ट्रोफोरेसिस तो हो रहा है, पर आप देख सकते हैं कि अगर आप बहुत स्पेसिफिक होंगे तो आप कहेंगे ये कैसा फोरेसिस है। अगर आप बहुत स्पेसिफिक होंगे तो कहेंगे कि ये कैसा इलेक्ट्रोफोरेसिस है? एनाफोरेसिस है, क्योंकि चीजें एनोड पर जाकर क्या डिस्चार्ज कर रही हैं। ठीक है ना? और तो मैं कह सकता हूं कैटाफोरेसिस में है ना कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्चार्ज एट कैथोड, और यहां पे कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है ना, यहां पे लिख सकते हैं कि इट इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज कैथोड पर जाकर डिस्चार्ज होता है। जबकि एनाफोरेसिस का मतलब क्या होता है? एनाफोरेसिस का मतलब होता है कि एनोड पर कोलाइडल पार्टिकल्स जाकर है ना डिस्चार्ज करें तो हम उसको एनाफोरेसिस कहते हैं, और इस केस में एनोड का मतलब जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं कि एनाफोरेसिस इज है ना व्हेन कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्चार्ज एट एनोड। ठीक है, एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनोड पर डिस्चार्ज करें तो हम इसे एनाफोरेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 7th प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, 8th प्रॉपर्टी क्या है? आइए 8वीं प्रॉपर्टी देखते हैं। 8वीं प्रॉपर्टी इसी से मिलती जुलती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्मोसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्मोसिस क्या होता है आइए सीखते हैं। इलेक्ट्रोस्मोसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ऑस्मोसिस करना, है ना। यानी क्या? आप एक यू शेप का ट्यूब ले लीजिए, ठीक है, यू शेप का ट्यूब ले लीजिए, और इसमें आप क्या करिए?
इस यू शेप के ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दीजिए। ठीक है, आपने 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए यहां पे। और इन 2 इलेक्ट्रोड्स को डालने के बाद आप यहां पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दीजिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आपको पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें से डिस्पर्स्ड फेज नहीं पास करता है ना, डिस्पर्जन मीडियम पास कर सकता है। डिस्पर्स फेज का मतलब सॉल्यूट होता है, डिस्पर्जन मीडियम का मतलब होता है सॉल्वेंट। ठीक है ना, सॉल्वेंट। तो आप जानते हैं कि आपने इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या बिहेवियर है। अच्छा, आप मान लीजिए आपने ये एनोड है ना और ये कैथोड है, आपने यहां पर नेगेटिवली चार्ज सोल लिया हुआ है। ठीक है, यहां पे आपने नेगेटिवली चार्ज सोल लिया हुआ है ढेर सारा। याद रखिएगा कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज सोल है, नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है, तो याद रखिए ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड फेज पे होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड फेज पे होगा। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम जो होगा, डिस्पर्जन मीडियम वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, दोनों अपोजिटली चार्ज होते हैं। डिस्पर्स्ड फेज इज पॉजिटिवली चार्ज। अब होगा क्या, ठीक है, धीरे धीरे ये जो नेगेटिव है ये जाकर इस पॉजिटिव पर है ना सेटल करने लगेगा। ठीक है, यहां पे जाएगा और डिस्चार्ज कर जाएगा। तो ये यहां गया, डिस्चार्ज हो गया, सेटल कर गया, ये यहां गया, डिस्चार्ज हो गया, सेटल कर गया। धीरे धीरे इसके सारे पार्टिकल्स जो है वो डिस्चार्ज होते जाएंगे, डिस्चार्ज होते जाएंगे और इस तरफ है ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स गायब हो जाएंगे। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स धीरे धीरे इस तरफ आने लगेंगे और आकर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो डिस्पर्स्ड फेज को आगे नहीं जाने देता, को पास नहीं करने देता, उसको फिल्टर कर देता है। ठीक है, लेकिन इस बीच होगा क्या, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज तो फंस गया यहां आके, ये सारे पार्टिकल्स यहां आके फंस जाएंगे। अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं तो या छोड़ दीजिए है ना, ये सब पार्टिकल्स यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे आके फंस जाएंगे। लेकिन होगा क्या, डिस्पर्स्ड मीडियम जो पॉजिटिवली चार्ज है, डिस्पर्स्ड मीडियम को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रोकता नहीं है। ठीक है, रोकता नहीं है, इसलिए जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से धीरे धीरे इस तरफ डिस्पर्जन मीडियम का रिसाव होना शुरू होगा। डिस्पर्जन मीडियम क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव साइड से किधर आने लगेगा, नेगेटिव साइड आने लगेगा। और होगा क्या, धीरे 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 ये जो लेयर है, ये जो लेवल है ये घटने लगेगा और धीरे धीरे ये जो लेवल है वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल होता है। यहां भी एक तरह से सॉल्वेंट पार्टिकल यानी डिस्पर्जन मीडियम का ही मूवमेंट हुआ है। ठीक है, मूवमेंट हुआ है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रो, तो होता क्या है, अगर खाली ऑस्मोसिस कहते तो होता है कि है ना सॉल्वेंट का मूवमेंट, किसी सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड है ना ऑस्मोसिस। यहां भी लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 8 हुआ। आइए प्रॉपर्टी नंबर 9 देखते हैं। 9 प्रॉपर्टी है स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। स्ट्रीमिंग पोटेंशियल, अब जब आप सरफेस जब भी आप कोलाइडल सोल की का प्यूरिफिकेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि कोलाइडल सोल को सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो बहुत तेजी से है ना रिवॉल्व करेंगे, रोटेट करेंगे ऐसे। ठीक है, स्टीयर करेंगे तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो सब बीच में आ जाते हैं। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, हैवी पार्टिकल्स, वो सब बीच में आ जाएंगे और बीच में आ जाएंगे और जिसकी वजह से, और जो हल्के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो किनारे पे ऐसे घूमेंगे। जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स आपने डाले हैं वो किनारे पे होंगे, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर जाता है। तो जब भी आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जब भी आप ना कोलाइडल सोल को बहुत तेजी से सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, तो अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे
तो वो किनारे चले आएंगे, जबकि हैवी पार्ट जो है वो बीच में रह जाएगा। और आप जानते हैं इनके बीच में चार्ज का डिफरेंस होगा, इसलिए इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर जाएगा। इस पोटेंशियल को हम लोग स्ट्रीमिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह इस पर 10वीं प्रॉपर्टी क्या है, 9वीं चीज है स्ट्रीमिंग पोटेंशियल, 10वीं चीज है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी एक प्रॉपर्टी है कोलॉइड्स की। जब भी वो पीएच, वो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जिस पर एक कोलाइडल सोल का, वो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जिस पे एक कोलाइडल सोल बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, है ना, किसी भी इलेक्ट्रोफोरेसिस में मूव ना करे, है ना, एक डिस्चार्ज हो जाए, है ना, उस पॉइंट को हम लोग उस H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को कहते हैं कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिए वो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन या वो पीएच जिस पर एक कोलाइडल सोल पूरी तरह से न्यूट्रल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता हो, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस ना करता हो, है ना, उसको हम लोग उस पॉइंट को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। मान के चलना चाहिए कि इस समय कोलाइडल सोल जो है वो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है ना, इज अ पीएच इज द H plus ion concentration at which the colloidal soul, of course positively charged या negatively charged होना चाहिए, है ना, charged colloidal soul जो होते हैं, है ना, वो न्यूट्रल की तरह बिहेव करते हैं, is the H plus ion concentration at which the colloidal soul becomes neutral या और behaves as neutral solution, neutral mixture behaves as neutral mixture is called isoelectric point, ठीक है ना। इस समय आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो उस कोलाइडल सोल की, कोलाइडल जो सोल है उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं होगी। तो एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट no electrophoresis takes place, अगर आप कोलाइडल पार्टिकल को किसी YouTube में डालकर अगर आप इसमें इलेक्ट्रोड डाल देते हैं तब भी, है ना, कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे, है ना, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव नहीं करते। और मैं कह सकता हूं कि एट दिस पॉइंट, है ना, कोलाइडल सोल इज लीस्ट स्टेबल, ठीक है ना। एट दिस पॉइंट stability of colloidal soul becomes very less, बहुत कम हो जाता है, ठीक है। It is called isoelectric point। तो हम लोग लगातार प्रॉपर्टीज पढ़ते जा रहे हैं तरह तरह की, है ना, कोलाइडल पार्टिकल की, और इसी फेरिस्ट में अगली प्रॉपर्टी है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। तो 11th है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। अब कोलाइडल पार्टिकल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कैसे दिखते हैं, है ना, इस चीज को ध्यान दीजिए। कोलाइडल पार्टिकल में अक्सर एक कोर होता है, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल का एक कोर होता है, ये, है ना, मान लीजिए मैं, है ना, FeOH होल थ्राइस ले रहा हूं, ठीक है। तो FeOH होल थ्राइस जो है, अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल ले रहा हूं तो FeOH होल थ्राइस उसका जो है ना, वो इनर कोर हो जाएगा। इसके ऊपर आयरन जो है, आयंस चिपके होते हैं। ये जो आयरन के आयंस चिपके हुए हैं, ध्यान रखिए जो भी चीज चिपकती है वो इन दोनों आयंस में से कोई एक ही होगी, ठीक है। या तो प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब होगी, या तो आयरन +3 होगा या OH होगा। तो हमेशा किसी भी जो कोलाइडल पार्टिकल उस पर जो भी आयन चिपकता है उनमें से कोई एक आयन, कैटायन या एनायन में से कोई एक ही चीज उसके ऊपर चिपकेगी, ठीक है। इस तरह से ये एक आयरन का लेयर हो जाएगा। तो आयरन जो है ऐसे चिपक जाएगा इसके ऊपर, इसको हम लोग फिक्स्ड लेयर कहते हैं। इट्स कॉल्ड फिक्स्ड लेयर, इट्स कॉल्ड फिक्स्ड लेयर, ठीक है। तो ये आपका फिक्स्ड लेयर है, दिस इज फिक्स्ड लेयर। और इस पर जो अगला, इससे दूर से, है ना, Cl- जो है वो दूर से इसके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड होगा, ठीक है ना। ऐसा दूर से Cl- है ना, इसके आसपास मंडरा रहे होंगे ऐसे।
ये जो अगली लेयर है Cl माइनस की, ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे हल्का सा अट्रैक्शन होगा, ऐसे अट्रैक्शन सा है, ठीक है। ये जो एक लेयर सी बन रही है, एक लेयर सी बन रही है, इसको हम लोग डिफ्यूज लेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो Cl माइनस का, दिस इज डिफ्यूज लेयर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ये फिक्स लेयर बहुत ही टाइटली हेल्ड है। अगर FeOH होल थ्राइस घूमेगा तो पूरी लेयर भी उसके साथ घूमेगी, पर ये लेयर उससे है ना बहुत ही वीक फोर्स से, उतनी मजबूत फोर्स से नहीं जुड़ी है जितना ये है, ठीक है। तो वो डिफ्यूज लेयर है ना। ये अक्सर दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं, ठीक है ना, दोनों। तो इस तरह का है। तो डिफ्यूज लेयर जो है बहुत स्ट्रिक्टली या बहुत तेजी, बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज से नहीं चिपका होता है। इस तरह से एक कोलाइडल पार्टिकल का कंस्ट्रक्शन होता है। तो कोई भी कोलाइडल पार्टिकल जो कि चार्ज होता है वो इस तरह का होता है। ध्यान रखिएगा कि कोलाइडल पार्टिकल का चार्ज उसकी फिक्स लेयर से तय होता है। द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, हम कह सकते हैं चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय द फिक्स्ड लेयर, ठीक है। क्योंकि इसका फिक्स लेयर पॉजिटिव है, तो मैं कह सकता हूं कि ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अक्सर इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है? FeOH होल थ्राइस, ठीक है, Fe+3 ... Cl माइनस, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जहां पे याद रखिए कि ये जो है वो आपका कोर हो जाएगा, दिस इज कोर, दिस इज फिक्स्ड लेयर, ये जो पहला आयन है ये फिक्स लेयर होगा, और जो कि अगला आयन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, है ना, डिफ्यूज्ड लेयर कहा जाएगा। और इस पूरे पार्टिकल को हम कहेंगे कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल है, पॉजिटिवली, है ना, चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हो जाएंगी। तो ये आपका कोलाइडल पार्टिकल का कंस्ट्रक्शन है। अब ध्यान देने वाली बात है कि फिक्स लेयर और इस डिफ्यूज लेयर में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहा जाता है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या कभी कभी इसको हम लोग क्या जीटा पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है, जीटा पोटेंशियल भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जो डबल लेयर की जो कंस्ट्रक्शन है, इसको सबसे पहले, है ना, हेल्महोल्ट्ज ने प्रपोज किया था। तो इसको हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डबल लेयर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस जो ये दिखाई पड़ रहा है, इसको सबसे पहले इन लोगों ने डिफाइन किया था, बताया था कि ऐसा होता चाहिए, और इसको हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहा जाता है। ये जो इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल डेवलप करता है फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर में, है ना, ये जो इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल होता है, ये इसको मैं Z कह रहा हूं। ये जो Z की वैल्यू होती है, ये Z की वैल्यू हो जाती है ना 4 पाई नू U बाय, ठीक है, बाय डी हो जाता है। जहां Z जो है, ऑफ कोर्स Z इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है, ये इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल हो जाएगा ना। 4 और पाई आप जानते हैं। ईटा जो है ना, वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये जो U है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, ठीक है ना, किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा, इस कोलाइडल पार्टिकल की जो स्पीड होगी, है ना, वो आपका U है। U इज द वेलोसिटी ऑफ, है ना, कोलाइडल पार्टिकल। U इज वेलोसिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। खैर, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको जानने की जरूरत है कि Z जो है ना, वो ऐसे निकलता है, और Z हमारा इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल है। D जो है ना, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस मीडियम का। D इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस मीडियम का, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने 11 प्रॉपर्टीज पढ़ी। मैं आपको हल्का सा बता दूं
कि स्ट्रीमिंग पोटेंशियल होता है जब हम चीजों को सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, तब बीच में और किनारे में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आता है उसको स्ट्रीमिंग पोटेंशियल कहेंगे। आइसोइलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक पॉइंट वो H प्लस का कॉन्स्टेंट है जिस पर एक जो कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल सोल है, वो न्यूट्रल सोल की तरह बिहेव करेगा। और अभी मैंने आपको हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर समझाया जिसमें एक फ्यूज डिफ्यूज लेयर होता है और एक क्या है ना फिक्स लेयर होता है। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे है ना मैं यहां पे लिखूं जैसे आर्सेनिक सल्फाइड जो है AS2S3 जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज सोल है, उस पर सल्फाइड जो है वो एक फिक्स लेयर बनाता है और साथ में H प्लस होता है, ठीक है। अच्छा, यही चीज नहीं, अगर आप AgI का AgI लेते हैं और उसमें अगर आप KI डालते हैं तब आयोडाइड चिपक जाता है K प्लस के साथ, I माइनस फिक्स लेयर बनाता है। जबकि अगर आप AgI का प्रेसिपिटेट लेते हैं और उसमें अगर आप AgNO3 डालेंगे तो फिर Ag भी चिपक सकता है और NO3 जो है ना डिफ्यूज लेयर बनाएगा। तो वही AgI है ना, अगर आप KI डालेंगे तो एक नेगेटिवली चार्ज्ड सोल बनाएगा, जबकि वही AgI अगर AgNO3 डालोगे आप है ना तो ये प्लस चार्ज की वजह से क्या बनाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल बनाएगा, पॉजिटिवली चार्ज सोल बना देगा, ठीक है। तो लगभग मैंने यहाँ पे 11 पॉइंट्स देखे हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 12th पॉइंट।